हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स। आज की इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस से हम मेटल एंड नॉन मेटल इसकी पहला पार्ट लेके आए हैं। इसके बीच में हम देखेंगे बहुत सारा सेलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। उसके बाद उसको हम विस्तारित करके बताएंगे और आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ये आपका वर्क है। थैंक्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। देखिए, किस धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सोडियम। इसको हम आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्टेस्ट होता है। सॉफ्टेस्ट होने के कारण इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। चलिए, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। अब है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 11, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो इसके बीच में ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यह है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए, जिंक की परत क्यों लगाते हैं हम लोग। जिंक लोहे से अधिक सक्रिय है, इसलिए लोहे के ऊपर हम जंग नहीं लगने देता, यानी हम इस पर क्या करते हैं, ये जिंक की परत लगाते हैं। क्या करते हैं, जिंक की परत लगाते हैं ताकि लोहे के ऊपर जंग नहीं लगने दे। इसका गलनांक भी कम होता है और उच्च ताप को सहन करने का भी शक्ति इसके पास होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक का परत चढ़ाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें है क्या, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु कौन है। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं, हर धातु का डिटेल देख लेते हैं पहले, किसमें कितना परमाणु मास, एटॉमिक मास होता है, किसका अधिक, वही सबसे भारी होगा। तो लिथियम की बात करें, Li, लिथियम का संकेत Li होता है, इसका भार कितना होता है 7। यूरेनियम का बात करें तो U संकेत होता है, इसका होता है 238, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है 238। अब हम सीजियम की बात करें तो सीजियम Cs होता है इसका संकेत, इसका होता है 133, ठीक। अब इसका Fe का बात करें तो कितना होता है 56। तो देख लीजिए, सबसे अधिक भारी धातु कौन हुआ, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील, तो लोहा सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन हुआ, लोहा, ठीक। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है मेरे पास, कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कलर कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कलर कर देता है। तो देखिए, अगर हम चूने की पानी की बात करें तो उस पर CO2 गैस प्रभावित करेंगे तो वो दूधिया कर देगा। CO2 गैस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है, सी। अब देखिए क्यों, चूँकि देखिए हम अगर CaOH2, ठीक है, CaOH2 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या, जल। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा, ठीक है। उसी तो क्या हुआ, ये CaCO3 जो आया वही क्या दूधिया कलर का है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप देख लीजिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रोमीन। क्या होगा आंसर इसका, ब्रोमीन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। जिंक के बजाय किसका लेप होता है,
टीन का लेप होता है, ठीक है, टीन का लेप होता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, जो कि हम जिंक का नहीं करते हैं लेप, बल्कि हम टीन का लेप करते हैं, किस पर, खाद्य पदार्थ पर। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थ के डिब्बा पर जिंक की बजाय ये टिन की लेप होता है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। और इसके कारण खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया कर कुछ हानिकारक पदार्थ बना सकता है। यानी कि जिंक जो होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसके कारण वो क्या करेगा, कुछ हानिकारक पदार्थ बना सकता है। इसकी वजह से हम किसका लेप चढ़ाते हैं, टीन का लेप चढ़ाते हैं। चलिए समझते जाइएगा बात को। उसके बाद है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं तांबा का, लोहा का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, उसके बाद हम उसी से चूज कर लेंगे क्रायोलाइट किस में आता है। तो देखिए, तांबा की बात करें तो इसका जो अयस्क है वो है कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट्स, ये नहीं होगा। चलिए, लोहा की बात करें तो इसका होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये भी नहीं होगा। अब करते हैं बात एल्युमिनियम का, इसका होता है बॉक्साइट। क्या होता है, पहला होता है बॉक्साइट, ठीक, बॉक्साइट होता है, जिसको हम Al2O3 × 2H2 इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फिर होता है कोरंडम, क्या होता है, कोरंडम, इसका होता है Al2O3। उसके बाद होता है क्रायोलाइट, जो आपका सवाल में है, ये होता है Na3Alf6, ठीक है। तो देखिए, यही होगा आपका, ये होगा आपका, जो कि ये आंसर होगा आपका, यहाँ रहो ना, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, ठीक है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट सवाल पर जाइए। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों की सबसे अधिकतम संख्या की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इस तरह से कक्षाएं होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन का, जिसमें कि हम मान लें 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से ये 5 है। तो हम जब कक्षा की सेल की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, तो ये हम फॉर्मूला कौन लगाते हैं, 2 नंबर का, 2n² बी नंबर का, ठीक है। यानी कि पहला जो होगा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, एल में कक्षा 8 होगा, ठीक है। और दूसरा में कितना होगा, दूसरा में होगा आपका पहला में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, तीसरा में 18 होगा, और चौथा में कितना होगा, 32 होगा। इस तरह से क्रम चलते रहता है, ठीक। अब आगे देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके बीच, कौन सा उपधातु है, इसमें कह रहा है कौन सा उपधातु है। तो उपधातु किसको बोलेंगे, जिसमें कि धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है, धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं। इसमें आ जाएगा आपका बोरान आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा। तो देखिए, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, ये आपका थोड़ा ऑप्शन गलत है ना। इसका ऑप्शन होना चाहिए Zn, थोड़ा हम अलग से ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें ऑप्शन होना चाहिए Zn होना चाहिए, और आपका हो गया Ca होना चाहिए, आपका Ge होना चाहिए, या C होना चाहिए। तो हम देखिए, अभी बात बताया ना कि उपधातु जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो देखिए Ge4 जर्मेनियम, ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सी, ठीक है, जर्मेनियम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, सबसे कम गलनांक किस धातु का होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्युमिनियम का गलनांक कितना है, तो 660.3 डिग्री सेल्सियस, इतना ताप मिलेगा तब एल्युमिनियम गलेगा, ठीक। सोडियम की बात करें तो 97.79 डिग्री सेल्सियस, और कॉपर की बात करें तो 1085 डिग्री सेल्सियस, और एल्युमिनियम की बात करें तो 1538 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताइए कि किसका गलनांक सबसे कम हुआ। तो सबसे कम गलनांक किसका हुआ, सोडियम का हुआ, है ना, 97.79 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो देखिए, अधातु में क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना,
फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी क्या है? अधातु है। ठीक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में है क्या, कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो देखिए जल के साथ अभिक्रिया करनाते हैं कोई धातु को तत्व को, तो Na+H2O। ठीक है, ये धातु सोडियम हुआ और H2O के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाएगा? ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होगा। ठीक है, अब इसको संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने में के लिए 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इसमें, 2 सोडियम इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास कौन सा गैस प्राप्त हुआ? देखिए कौन सा गैस प्राप्त हुआ? हाइड्रोजन गैस। तो आपका आंसर भी क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन गैस। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रिया, तो सक्रियता के श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो देखिए सक्रियता की श्रेणी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सोडियम, सोडियम सबसे पहला स्थान में आता है, उसके बाद कॉपर उस दूसरा स्थान में आता है, उसके बाद ये मरकरी, उसके बाद क्या Au। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना हुआ। तो देखिए सबसे ऊपर में कौन है? आपका सोडियम है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हुआ आपका? ये हुआ सोडियम। ठीक, अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न में कह रहा है क्या कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो देखिए इसमें है क्या, विद्युत अपघटनी परिष्करण होता क्या? तो सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध धातु प्राप्त करने का ये विधि है। ठीक है, सबसे शुद्ध। इसमें क्या है कि अशुद्ध धातु का एनोड पर बनाते हैं। एनोड पर क्या ला जाते हैं? अशुद्ध धातु को क्या करते हैं? अशुद्ध धातु को एनोड पर, और कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त करते हैं? कैथोड पर। बात समझ में आ गई ना, कि अशुद्ध एनोड पर और कैथोड शुद्ध, यानी हमको पूछ रहा है क्या, अशुद्ध धातु को बना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप ही बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल प्रश्न कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, किसको? लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ये आपका प्रश्न है। तो देखिए लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब हम उस पर जिंक का परत चढ़ाएंगे। किसका परत? जिंक का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो देखिए अभी हम जस्ट बताए कि एल्युमिनियम का होता है, बॉक्साइट भी होता है, कोरंडम भी होता है, क्रायोलाइट भी होता है। तो यही पूछ रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि सोडियम की संयोजकता कितनी है? तो सोडियम की सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम देखेंगे। तो सोडियम की संयोजकता कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितना होती है? 11। पहला कक्षा में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2। दूसरा में क्या रखेंगे? 3। अब जो बचा तीसरा, तो कितना बचा? 1। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। ठीक, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो देखिए आप जानते होंगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या होगा आंसर इसका? ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। कितना होता है? कैल्शियम का 20 होता है। तो बात कितना कर रहे हैं? पोटेशियम का बात कर रहे हैं, तो 19 होता है। कितना होता है? 19। ठीक, अगला सवाल, अगला प्रश्न कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? इसमें क्या है आपका? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक, सोडियम हो गया। उसके बाद इससे कम सक्रिय, इससे नीचे क्या होगा? कॉपर। उससे नीचे कौन है? Hg मरकरी। और सबसे नीचे कौन है? सोना। अब देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन हुआ? ये आपका हुआ सोडियम, है ना।
उसके बाद इसका सख्ता श्रेणी सबसे कम कौन हुआ, देखिए सबसे कम हुआ सोना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सोडियम। ठीक है, सबसे अधिक सक्रियता इस चारों तत्व में ये सोडियम का है। करेक्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारे अयस्क है, पारे अयस्क है किसका है, तो देखिए सिनेबार, किसका है, सिनेबार का। ठीक है, जिसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं HGS। सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, HGS। यानी अगर सांद्रित सिनेबार अयस्क को चारकोल के साथ, यानी चारकोल के साथ गर्म करेंगे तो हमको पारा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पारा प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण से भी दिखा दें क्या, देखिए 2HGS। ठीक, यानी कि हम HGS की बात कर रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, HGO प्लस 2S2O, SO2 सल्फर। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें क्या है कि संतुलित करेंगे तो कितना है, 2 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया। इस प्रकार फिर हम HGO को कार्बन के साथ संयोग करेंगे तो Hg हमको शुद्ध प्राप्त होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। ठीक, अब देखिए तो HGO हमको प्राप्त हो गया ना। पारे का कौन है, सिनेबार है। कौन है, सिनेबार। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, कैसा होता है, धुएं का रंग भूरा होता है। कैसा होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। तो देखिए साधारण ताप की बात करेंगे तब P3 क्या होगा, P3। फास्फोरस अणुसूत्र क्या होता है, P3। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। देखिए स्टेनलेस स्टील की बात करें तो लोहा, देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, तो पहला बात है कि लोहा होगा करेक्ट आंसर। और अब हम जानेंगे कि कितना परसेंट होता है लोहा। तो लोहा होता है 73%। ठीक है, 73% लोहा आपका होता है। फिर क्रोमियम होता है आपका 18% स्टेनलेस स्टील में। फिर आपका निकेल होता है 8%। ठीक है, फिर आपका कार्बन भी होता है। कार्बन कितना परसेंट, तो 1% होता है। कार्बन मात्र कितना होता है, 1%। याद रखिएगा इस बात को कि लोहा स्टेनलेस स्टील जो बनता है ना उसमें लोहा 73% होता है, क्रोमियम 18% होता है और निकिल 88% होता है और कार्बन 1% होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है पीतल क्या है। देखिए पीतल क्या है, तो पीतल ये मिश्र धातु है। क्यों, क्योंकि देखिए ये पीतल बनता है कॉपर के 80% भाग मिलना चाहिए कॉपर का, और जिंक उसमें मिलाना है 20%। ठीक, तो कॉपर को और जिंक को मिलाएंगे 80% कॉपर और 20% जिंक को, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पीतल। तो ये मिश्र धातु हुआ ना। चलिए नेक्स्ट सवाल प्रश्न कर रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। विद्युत का कौन सर्वोत्तम सुचालक है, तो सर्वोत्तम सुचालक कौन होगा, एल्युमिनियम होगा, है ना, एल्युमिनियम होगा। क्योंकि इसका चालकता जो होता है ना, चालकता के आधार पर ये आपका मान लीजिए कि कॉपर का बात हो तो कॉपर का होता है 587 इंटू 10⁻6 साइमन्स प्रति मीटर। ठीक, साइमन्स प्रति मीटर में मापाता है। इसका होता है 62.1 इंटू 10⁻6 साइमन्स प्रति मीटर। इसी तरह से इसका एल्युमिनियम का होता है 36.9 इंटू 10⁻6 साइमन प्रति मीटर। ठीक, उसी तरह से इसका होता है 10.1 इंटू 10⁻6 साइमन प्रति मीटर। तो देखिए इसमें क्या है कि जो विद्युत की चालकता का बात करेंगे उसके सिद्धांत से ये होता है क्या, विद्युत सुचालकता का ये वेरिजेज होता है 1/r। ठीक, इसके आधार पर हम बात करेंगे तो एल्युमिनियम आएगा आंसर इसका। ठीक, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितना परसेंट है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आप जानते होंगे कि 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। ठीक,
चलिए अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये होगा आपका ये हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, जैसे हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम का कितना होता है वैलेंसी? 1 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो 2 8 1 में होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा, है ना। इसके कारण स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम इस यौगिक से जो बनता है यौगिक, उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। ठीक। अगला सवाल है, सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है? ये भी मिश्र धातु है। ये सिलिका है ना, सिलिका हो गया आपका उपधातु, अधातु। क्या है? सिलिका अधातु है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो लाल तप्त आयरन पर, यानी हम मान लीजिए कि Fe आयरन है, इस पर अगर हम जल प्रभावित करेंगे, जल वाष्प डालेंगे, ठीक, तो ये बना देगा क्या? इस हीट करेंगे, इसको उष्मा देंगे, उष्मा का ये प्रतीक है, उष्मा देंगे तो Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा समीकरण संतुलित करने पर 3 Fe है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, H हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 4 4 8, इसमें भी गुना करना पड़ेगा हमको 4 से। ठीक, संतुलित हो गया मेरा समीकरण। तो इस प्रकार से क्या बन गया आपका Fe3O4। अब बताइए कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए Fe3O4 है ना, यही बनेगा, यही यौगिक बनेगा आपका, यानी कि आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो आप सभी जानते होंगे कि शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट सवाल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? तो देखिए जल जो बनता है H2O, तो देखिए H में कितना अणु है? 2, और ऑक्सीजन में कितना अणु है? 1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। अगला है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, देखिए हम इसको ऐसे समझते हैं, NaOH2, जब ये जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? तो NaZnO2 प्लस H2 गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट बनाता है। ठीक। चलिए इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक है? तो देखिए आयनिक यौगिक है जो आयन को आदान प्रदान कर सके, तो ये होगा पोटेशियम क्लोराइड। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक कौन सा धातु होता है? आप लोग जानते हैं, ग्रेफाइट होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में घुलने वाला धातु को देखिए, अम्लराज कहते किसको है? अम्लराज, देखिए इसकी बात हम कर रहे हैं, अम्लराज की। तो अम्लराज होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और 3HCl, इसका सम्मिश्रण। ठीक है, इसको हम अम्लराज बोलेंगे। इसमें सोना आसानी से घुल जाता है। ठीक, सोना आसानी से घुल जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, AU। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये AU इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का, जो हम बात किए थे, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट क्या है? अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व को हम केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को? तो देखिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में इसलिए डुबा के रखते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। इसके कारण वो क्या होगा? जल जाएगा। अगर हम ये खुली हवा में रख देंगे तो क्या होगा? सोडियम जल जाएगा। इसी के कारण इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है,
कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, कोई धातु किसके साथ अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है। यह यौगिक जल में विलय है, यह यौगिक जल में भी विलय है। तो यह तत्व हो सकता है, कौन सा तत्व हो सकता है? देखिए बात करेंगे हम कैल्शियम का, किसका बात करते हैं? कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा देख लीजिए। देखिए क्योंकि जितना भी तत्व है उच्च गलनांक वाले वो प्रकृति में आयनिक होते हैं। कैसा होते हैं? आयोनिक होते हैं, ठीक है, आयनिक होते हैं। और आयनिक होने के कारण हम आवर्त सारणी के समूह 1 और 2 में इसको रखते हैं, ये बात तो क्लियर है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए तत्व को ये कैल्शियम को पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं इस तरह इसको समझते हैं। कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो इसका उच्च गलनांक होता है। ये समझ लीजिए कि 2614 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान मिलेगा तब ये गलेगा, तो उच्च गलनांक बनाया, ये तो स्पष्ट हो गया। अब दूसरी बात है यौगिक में जल में भी विलय है। अगली बार क्या करेगा कि CaO अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है CaOH2। देखिए अब इसकी बात करेंगे हम तो ये जल में विलय होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों बात है इसमें, ये उच्च गलनांक भी हुआ और जल में विलय, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय होता है। चलिए अब अगला सवाल पर चलिए। सीसा और टीन मिश्र धातु है, सीसा और टीन। देखिए सोल्डर, आप लोग टाँका जिसको बोल सकते हैं, टाँका, सोल्डर, ये क्या होता है? SN 50% होता है इसमें, सीसा 50% सीसा होता है, टीन और 50% सीसा होता है। टीन और सीसा 50-50 दोनों मिला के हम क्या बनाते हैं? सोल्डर बनाते हैं, ठीक। सीसा और टीन को मिला के क्या बनाते हैं? सोल्डर बनाते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आप जान गए होंगे कि चाकू से काटा जा सकता है। तो एक तो हम सीख गए कि ये आपका हो गया ये सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम के साथ में है आपका पोटेशियम भी चाकू से काट सकते हैं। और इसमें सोडियम भी नहीं है ऑप्शन में, तो इसमें ऑप्शन में दे दीजिए, है ना, ऑप्शन में दे दिया जाए सोडियम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ऐसे लिथियम भी है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन आपका ए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? ठीक है, इसमें कौन अधातु है? तो कार्बन अधातु है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देखिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं और यही क्वेश्चन था लास्ट कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये मेरे चैनल JK ऑनलाइन टिप्स की। तो इसमें हम पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल पार्ट 1, और पार्ट 2 भी इसको देखना है आप लोगों को और अच्छे मार्क्स भी लाना है एग्ज़ाम में। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे, देख लीजिए हेल्पफुल लगे, तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमको एनकरेज होगा हमारे बीच में। और आप ये भी श्योर कर लें कि इसमें कुछ कमेंट करें जो आपको दिक्कत हो, है ना। और उसके बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऑल नोटिफिकेशन हमारा लेटेस्ट वीडियो का आपके बीच में चला जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल स्टूडेंट्स, बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन।